हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बताए थे कि प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पर क्या मिलेगा। उसमें ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रोड इनर्ट भी लिया जाता है और एक्टिव भी लिया जाता है। जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड में आता है पीटी, गोल्ड, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड आप उसको कहते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भाग नहीं लेता हो। तो ये सब देखे थे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ इनर्ट एक्टिव इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या होता है। इन सब बातों पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। फिर एक्वस लेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फिर उसमें आप मोल्टेन या फ्यूज लेंगे तो क्या मिलेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कंडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में ही बोले थे। मेटल में कंडक्शन करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और सॉल्यूशन में कंडक्शन करता है फ्री आयंस। तो सॉल्यूशन में जब भी कंडक्शन प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो वो फ्री आयंस करता है। फ्री आयंस आता कहां से? इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स आयंस इन मोल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन। तो आयंस देता है इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। कंडक्शन कौन दिखलाता है? फ्री आयंस। पिछले वीडियो में बोले थे, फर्स्ट वीडियो में भी ये सब बात बोले थे कि फ्री आयंस चाहिए कंडक्शन के लिए। मेटल में कंडक्शन प्रॉपर्टी दिखलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी दिखलाता है फ्री आयंस, नॉट आयन, फ्री आयंस। NaCl कंडक्शन प्रॉपर्टी नहीं दिखलाएगा, लेकिन जब NaCl Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा तो कंडक्शन प्रॉपर्टी दिखलाएगा। तो देखिए यहां पर लिखे ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ कंडक्शन थ्रू, इज एप्लीकेबल टू कंडक्शन थ्रू मेटल एज वेल एज कंडक्शन थ्रू सॉल्यूशन। ओम्स लॉ आप दोनों जगह यूज करते हैं। मेटल में कंडक्शन हो वहां भी और सॉल्यूशन में कंडक्शन हो। मेटल में कंडक्शन हो इसके लिए आप पूरा करंट चैप्टर पढ़ते हैं, किरचॉफ्स पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, ये सब सारा चीज पढ़ते हैं। हमें ओम्स लॉ नहीं पढ़ना है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ओम्स लॉ दोनों जगह एप्लीकेबल है। कंडक्शन मेटल में हो फिर भी, कंडक्शन सॉल्यूशन में हो फिर भी। ओम्स लॉ जो आप बच्चे लोग जानते हैं, V वेरीज विथ I। ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल वेरी करता है करंट से। जितना करंट बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, और जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। एक प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, और वैसे इसको R को रेजिस्टेंस कहते हैं, विरोध करने वाला, रोकने वाला। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओम्स लॉ यही है, V वेरीज विथ I। R क्या है? रेजिस्टेंस। R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A, ये होता है। R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। R को रेसिस्टेंस करते हैं, रो को रेसिस्टिविटी कहते हैं, रेसिस्टिविटी, या इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या तो रेसिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। रो को, एल को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो लिया जाता है वो PT का लिया जाता है, प्लैटिनम। 1 सेंटीमीटर अपार्ट रहता है, और A जो होता है एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो R को रेसिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये R को बोलते हैं रेसिस्टेंस और रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। L डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। ऐसे देखिए ये सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको बताए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताए थे, ये ऐसे
ये एनोड है, ये कैथोड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक है। ये डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एल, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सॉल्यूशन। एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, 1 सेंटीमीटर अपार्ट लिया जाता है। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। आर क्या है? रेसिस्टेंस, रोकने वाला। रो क्या है? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो ओम्स लॉ बच्चे दोनों जगह अप्लाई होता है। जब कंडक्शन सॉल्यूशन में होता है वहां भी अप्लाई होता है, और जब कंडक्शन मेटल में होता है तो वहां भी ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ कहता है V वैरीज विथ I। आर क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रो भी यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है, क्योंकि देखिए आर वैरीज विथ L अपॉन A। और आप बच्चे लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ये रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। तो आर डायरेक्टली होता है L अपॉन A। प्रोपोर्शन यहाँ भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बताने के लिए रो यूज करते हैं। ये जो L अपॉन A है, तो L को अकेले क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, ये PT का इलेक्ट्रोड होता है। ये सब A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन L अपॉन A को इकट्ठे बोला जाता है सेल कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। L अपॉन A को यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना चाहिए, G से डिनोट किया जाता है, सेल कांस्टेंट। तो ये इस पर सवाल भी रहता है कि सेल कांस्टेंट का वैल्यू बताइए। यूनिट भी पूछेगा आपको, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान रखना है। तो सेल कांस्टेंट मतलब G स्टार का देखिए, लेंथ का सेंटीमीटर में, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल, तो सेंटीमीटर इनवर्स। या मीटर में इसको ले बच्चे, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। मोर कॉमनली यूज यूनिट यही होता है, सेंटीमीटर इनवर्स है। मीटर इनवर्स यूज नहीं करते मोर कॉमनली। तो सेल कांस्टेंट L अपॉन A, इसका आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे। सेल कांस्टेंट भी अपना यूनिट रखता है। इसका कॉमन यूनिट क्या है? मतलब जो जनरली यूज होता है सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी देता है फ्री आयंस, और मेटल में कंडक्शन प्रॉपर्टी देता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए सब सेक्शन में। एक एक वेस्ट स्टोन ब्रिज का भी वो फिगर बनाया हुआ है। अब देखो आर को बोल रहे थे रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस। विरोध करने वाले का उल्टा क्या होगा? सपोर्ट करने वाला। आर को बोल रहे थे रेसिस्टेंस, ये आर नहीं है, 1 अपॉन आर है। आर था रेसिस्टेंस, और 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। विरोध करने वाला का उल्टा क्या हो जाएगा? सपोर्ट करने वाला। 1 अपॉन रो रेसिस्टिविटी, तो इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक। इसको रेसिस्टेंस बोल रहे थे, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था। कंडक्टेंस बोलेंगे तो और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जो देखिएगा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। उल्टा कर रहे हैं सबको उल्टा कर रहे हैं। तो देखिए ये भी उल्टा होगा, तो L अपॉन A हो जाएगा, तो A ऊपर चला जाएगा। अब फिर क्या कर रहे हैं? 1 अपॉन रो इक्वल्स टू 1 अपॉन R, इसको इधर ला रहे हैं। ये वाला इधर आएगा तो L ऊपर आ जाएगा, फिर L अपॉन A। ये जो 1 अपॉन रो है, 1 अपॉन रो को K से डिनोट करते हैं। K मतलब ग्रीक वर्ड होता है कप्पा, K। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। K इक्वल्स टू 1 अपॉन R, L अपॉन A। इस पे सवाल आपको बोर्ड से लेके एग्जाम में भी आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। K को क्या बोलना है? कंडक्टिविटी। कप्पा उसको बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है, लेकिन बोलना क्या है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
और 1/r को क्या बोलना है, कंडक्टेंस है। L/A को क्या बोलना है, सेल कांस्टेंट। लिख लिया होंगे। तो 1/r को बोलते हैं कंडक्टेंस, क्योंकि r को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस मतलब विरोध करने वाला, कंडक्टेंस मतलब सपोर्ट करने वाला। 1/ρ को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ये रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो 1/ρ को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1/ρ के जगह पर क्या यूज करेंगे, कप्पा। ये जो सेक्शन है बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इसमें यूनिट हर एक जगह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट भी बोर्ड से लेके सभी एग्जाम में आ चुका है। यूनिट भी पूछता है, इसमें भी और भी आगे यूनिट होगा, इसका भी यूनिट निकालना है हमें। तो K इक्वल्स टू 1/r L/A, ये तो हिट फॉर्मूला है। K को क्या बोलना है, लिखा हुआ था कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस इनटू L/A को क्या बोलते हैं, शेल कांस्टेंट। देखिए उसी वाला लैंग्वेज में लिखिए, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसको सिर्फ कंडक्टिविटी भी लिख देना, यही होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह सिर्फ क्या लिखेगा, कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के देख लीजिए, आर का यूनिट ओम होता है, ओम। इसका फिर से लिखता हूं सेंटीमीटर/सेंटीमीटर²। इसको ऊपर ले जाएंगे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को महो भी कह सकते हैं, उल्टा ओम का उल्टा महो, या इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोर कॉमनली यूनिट यही होता है कि यही साइमन, साइंटिस्ट का नाम है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स भी लिखते हैं। ओम इनवर्स को ही साइमन पढ़ेंगे, साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट दिया गया है। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसका बहुत ही फेमस यूनिट है, बहुत ही कॉमनली यूज है। आप सवाल बनाएंगे तो ज्यादा इसी में आएगा, नहीं तो आप ये भी यूनिट लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स, लेकिन मीटर में बहुत कम देता है। के का 99.99 या 99% इसी में देगा। आपको इसका कन्वर्जन भी याद रखना चाहिए। 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू 100 साइमन मीटर इनवर्स, ये सब रखना चाहिए आपको यार। देखिए सेंटीमीटर इनवर्स है, मीटर इनवर्स है, आगे चल के क्या सही होगा, 1 साइमन मीटर स्क्वायर, अभी आगे मोल इनवर्स जो एनसीईआरटी में सब दिया इक्वल्स टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ये भी यूनिट आगे यूज होगा। देखिएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10⁴ है, एकदम ये सब कन्वर्जन याद रखना है। उसके बाद एक और कन्वर्जन है जो आपको सवाल में आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 डेसीमीटर क्यूब या लीटर स्क्वायर। तो ये सब कन्वर्जन है, आपको यूनिट भी याद रखना है, ये सब कन्वर्जन भी याद रखना है, क्योंकि सवाल में आएगा आपके एनसीईआरटी में इस पर सवाल दिया हुआ है। मीटर में ही चेंज करवा लेगा, मीटर में, तो मीटर में चेंज देखिएगा यूनिट किसमें दिया है, मीटर में, तो आप कन्वर्ट कर दीजिएगा लीटर में। कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन तो देगा लीटर में, लेकिन आपको पूछते रहेगा कि मीटर क्यों है बताइए, आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। के से डिनोट करते हैं, कप्पा 1/ρ होता है। अब इसमें अब एक और मैथमेटिकल इसमें थोड़ा यूज करेंगे। देखिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी,
इसका अपना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ आता है, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। एक ही हम और थोड़ा चेंज करें इसमें, देखिए ऊपर नीचे ना लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा हमें, तो एल स्क्वायर अपॉन वी। एल तो चेंज करता नहीं है, आर चेंज करता नहीं, करने वाला यहाँ पर है वी। क्या दिख रहा है, यदि वी को बढ़ाएंगे तो के घटेगा, वी को बढ़ाएंगे मतलब अपॉन डाइल्यूशन। ये सवाल आ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का क्या वैल्यू होता है, घटता है कि बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये ऑब्जेक्टिव है छोटा सा। अपॉन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज करना, अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्स चलता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में इस सब बात ध्यान रखिए कि डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इनवर्स है। डाइल्यूशन और भी क्यों होता है, सो देखिए इसके पीछे भी कारण है जो एनसीईआरटी भी देखिए। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 1 लीटर का है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है इसमें। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ रहे हैं ना, जो सब्सटेंस जो आयंस में 1 मोल है, लीटर है, वॉल्यूम है 1 लीटर। अब इसके वॉल्यूम को बढ़ा के 2 लीटर कर दिए और 1 ही मोल इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट उतना ही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन करेगा, फ्री आयंस। तो 1 लीटर में 1 मोल जो आयन, 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट था, जो आयन फर्निश किया था, वो 1 ही लीटर वॉल्यूम में दौड़ रहा था, कंडक्शन कर रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था। अब वो 2 लीटर में मूव कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस है ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। एक तरह से कहिए कि डिस्टेंस बढ़ गया, तो हमें डिस्टेंस बढ़ गया तो पहुंचने में, आने जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो घटा। तो उतना ही इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट यदि बढ़ा देंगे तो बात वहीं रह जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट उतना ही है, क्योंकि आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, ना कि आप मोल को चेंज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही है, इलेक्ट्रोलाइट 1 ही मोल है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया मतलब डिस्टेंस बढ़ गया। एक आयन दूसरे आयन, मतलब आयन जब पहुंचेगा वहां तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो उसको पहुंचने में टाइम लगेगा, पहुंचने में टाइम लगेगा, कंडक्शन घटेगा, क्योंकि फ्री आयंस मूव करता है। तो कहा जाता है क्यों घटता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया मतलब कंडक्शन प्रॉपर्टी घटेगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या क्या ध्यान रखना है, ओम्स लॉ अप्लाई होता है दोनों के लिए, कंडक्शन थ्रू मेटल एज वेल एज कंडक्शन थ्रू सॉल्यूशन। मेटल में कंडक्शन कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन देता है, फ्री आयंस। इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स फ्री आयंस, तो कंडक्शन प्रॉपर्टी देता है। फिर ओम्स लॉ अप्लाई, तो V varies with I, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए R यूज करेंगे, R वेयर R इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, जिसको सेल कांस्टेंट बोलना है। वहां प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए रो यूज होता है, रो को बोला जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वॉल्यूम बढ़ाने से घटता है, क्योंकि आयंस का संख्या उतना ही रहता है, लेकिन उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए कंडक्शन प्रॉपर्टी घट जाता है बच्चे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप इसको इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, taking 1 centimeter length and area of cross section 1 centimeter of square। ये बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कि 1 सेंटीमीटर का लेंथ हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी।
मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का इंपॉर्टेंस कम है। वो आपको यूज होगा बीच बीच में, उससे डायरेक्ट सवाल नहीं रहता है, लेकिन यूज होता है सवाल भी, लेकिन बनाना चाहिए उस पर भी। तो इसको समझिए, मोलर कंडक्टिविटी, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल पहले देखिए, इट इज डिनोटेड बाई, इस तरह से डिनोट करते हैं, लैम्डा लिखते हैं इस तरह, लैम्डा, और ये जो होता है ना इस तरह से लिख दिया जाता है, एम लिखा जाता है और यहाँ सी लिख देते हैं। मतलब इसको पढ़ना आपको, मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी, एम स्टैंड्स फॉर मोलर, सी स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, और यदि इसी को इंफिनिटी लिख दिया ऐसे, और एनसीईआरटी यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें नॉट लगा रहता है, तो इसको पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह से डिनोट किया जाता है मोलर कंडक्टिविटी पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह इंफिनिटी लिखा हो या नॉट, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो आयन फर्निश किया जाता है सॉल्यूशन में, और सभी आयन का जो होता है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, जैसे एग्जांपल लिख रहे थे NaCl, तो NaCl कैसे डिसोसिएट होगा, Na+Cl-, तो ये दोनों जो फ्री आयंस है, फ्री आयंस, ये दोनों का जो कंडक्शन होगा ये जोड़ दीजिएगा तो 1 मोल NaCl का है। दूसरा लेते हैं Al2SO4 का होल थराइस, तो ये कैसे डिसोसिएट, Al+3 और 3 मोल सल्फेट, तो इस दोनों को इकट्ठे जोड़ेंगे तब इसका मिलेगा। तो ये तो 1 ही मोल है, लेकिन इसका आयंस कितना हो गया, 2Al+3 हो गया, 3SO4-2 हो गया। तो इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। Na और प्लस और Cl का जोड़ देंगे NaCl का, Al+3 और सल्फेट का जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा। तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल आपको बनाना है, न्यूमेरिकल आता भी है, नीट में, बोर्ड में, सभी एग्जामिनेशन में इससे आता है। मोलर कंडक्टिविटी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का जो इसका सवाल सब है, एग्जाम्पल जो बना चुका है, वो आप लोगों का काम है कि उसको बना जाना चाहिए, उसको एकदम बना जाइए, अच्छे से बना जाइए, बना हुआ सवाल को ही बना जाइए। इसमें थ्योरी भी है, सवाल भी है, सवाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन सवाल तो है, बनाना पड़ेगा आपको। मोलर कंडक्टिविटी ऐसे, मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे डिनोट करते हैं, K/V होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू ए स्पेसिफिक कांस्टेंट, ए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ये होता ही है। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो C बराबर N/V, फॉर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट N=1, C=1/V। इस V को यदि मैं चेंज करो बच्चे, तो ये आ जाएगा K/1/C। इस तरह से लिख दिए हैं C, और यहां पर M लगा दिया जाता है, M स्टैंड्स फॉर मोलर कंडक्टिविटी। यदि आप इस तरह से लिखे होंगे तो ये SI यूनिट हो जाएगा, ये SI यूनिट में होगा, मतलब यहां पर जो हो जाएगा लीटर में है वॉल्यूम, K का यूनिट यहां पर हो जाएगा। पहले एक और फॉर्मूला देख लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी
K इंटू 1000 अपॉन, ये फॉर्मूला आपको रट के रखना है, इसी फॉर्मूला से आपका सारा सवाल मल्टी। यदि इस तरह से लगा रहे हैं तो ऐसा ये सीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट हो जाएगा K का साइमेन मीटर इनवर्स, K का यूनिट, और यहाँ जो K का यूनिट होगा साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोनों जगह K का यूनिट बदलता है, ये यूनिट पर ध्यान रखना है। तो ये भी लिख रहे हैं तो लीटर में, मीटर में आएगा वो सेंटीमीटर। इसी को मोलरिटी के टर्म में भी लिखते हैं, K इंटू 1000 अपॉन m। ये दोनों फार्मूला, ये फर्स्ट करता हूं, ये सेकंड, इससे भी सवाल है एनसीईआरटी में, लेकिन आप इससे बनाइएगा। तो यहाँ जो फार्मूला था इससे यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो यूनिट क्या होगा, देखिए K का यूनिट क्या हो जाएगा, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। आइए ml में आ गया वॉल्यूम, 1000 आ गया तो ml में, एक है यहाँ पर तो लीटर में, तो ml में आ गया मतलब वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब, हाँ नीचे मोल। तो यूनिट ऑफ K आ गया साइमेन, यूनिट ऑफ मोलर का साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट आ गया इसका। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट पर ध्यान रखना है आपको। यदि यहाँ से मैं यूनिट यदि इसका देखता मोलर कंडक्टिविटी का, तो यहाँ से यूनिट ऐसे हो जाता है हमारा, K का यूनिट क्या हो जाता है यहाँ पे, यदि ये यदि यहाँ पर लिखा हुआ है तो साइमेन मीटर इनवर्स, और यहाँ पर आप रख देंगे, फिर तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगा उसका साइमेन, कट के सब आ जाएगा साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा साइमेन मीटर स्क्वायर। और एक रिलेशन आपको बताए थे, साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का आ गया 10⁴ साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या मिलने वाला है, साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब ये लिखे तो मोर कॉमनली अधिकांश यही यूनिट यूज होता है, ये K का यूनिट ये रखेंगे और आपका मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट ये आएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट भी ध्यान रखना है, होता क्या है, तो सभी आयंस के द्वारा जो कंडक्टिंग पावर होता है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को, इसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों का परिभाषा एक ही होता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 ग्राम। The conducting power of all the ions present in a solution having 1 gram equivalent of electrolyte, और मोलर में क्या था, 1 मोल। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। क्यों लगा हुआ मतलब फिर वही बात होता है, इसको पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी उसी तरह होता है, K इंटू वी स्पेसिफिक कांस्टेंट इंटू वॉल्यूम। यहां भी चेंज करेंगे, लेकिन यहां पर चेंज करेंगे तो यहां पर पढ़ेंगे C इक्विवेलेंट, मोल नहीं, इससे पहले वाले में मोल पढ़ रहे थे। फिर यहाँ पे इस तरह से 1000 लाएंगे, इसका मतलब ml में वॉल्यूम को प्रेजेंट कर रहे हैं, K इंटू 1000 अपॉन C इक्विवेलेंट। यही फॉर्मूला से आपका सवाल बनने वाला है। इक्विवेलेंट यदि आपको मालूम हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो इससे पहले वाले में मोलरिटी था, लेकिन इसमें आ जाएगा नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहीं पे प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1000 ml of solution is called normative, and number of moles of solute present in 1 liter of solution या 1000 ml of solution is called
मोलरिटी, तो वहां मोलरिटी था क्योंकि मोल था, यहाँ इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी। यूनिट फिर देखिए यहाँ से वही हो जाएगा, के का यूनिट यहाँ पर क्या रखेंगे, इसमें के का यूनिट होगा साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा यहाँ पर बच्चे यूनिट सी इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब, तो केवल में है अपॉन इक्विवेलेंट, तो कैंसिल होके आ गए बच्चे साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आ गया। अभी यहां पर होता तो बस एक ही होता है साइमेन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यहाँ पर ये होता। ये कन्वर्जन सब ध्यान रखना है, एक ये भी ध्यान रखना आपको, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ये भी ध्यान रखना है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कन्वर्जन सब ध्यान रखना है आपको। तो मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिव में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस फर्निश किया हो, सभी आयंस का जो कंडक्टिविटी होगा सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा तो सॉल्यूशन का कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिविटी होगा। और जानते हैं सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन दिखलाता है, फ्री आयंस। सॉल्यूशन में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन दिखलाता है, फ्री आयंस। मेटल में कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन दिखलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये है। अच्छा देखिए, मोलर कंडक्टिविटी हो स्पेसिफिक, ये मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, वॉल्यूम को बढ़ाने से ही बढ़ेगा। यदि आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में आपको बोले थे अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, जबकि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे बढ़ता है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, बढ़ता है क्योंकि वी डायरेक्टली। अब यहाँ पर आप रिलेशन मिला सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखिए K into 1000 अपॉन मोलरिटी, इक्वेशन फर्स्ट। C इक्विवेलेंट कंडक्ट K into 1000 अपॉन नॉर्मटी, यदि दोनों का रेशियो ले ले सेकेंड इक्वेशन, ये डन, ये ऊपर चला जाएगा। C इक्विवेलेंट आ गया। अब बच्चे लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, नॉर्मटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी बराबर होता है नॉर्मटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी को चेंज कर दो या मोलरिटी को चेंज कर दो, तो यदि नॉर्मेलिटी को चेंज करेंगे तो नॉर्मटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पुट करते हैं इसमें मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर आ जाएगा मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन m, कैंसिल। तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यदि एक दे दे आपको तो दूसरा आप ला सकते हैं। यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी मालूम है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ला दोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मालूम है तो मोलर ला दोगे। अब वैलेंसी फैक्टर की जगह में यहाँ पर क्या लिखते हो, चार्ज ऑन केटायन और अनायन, चार्ज ऑन केटायन और अनायन। जैसे देखिए NaCl, तो NaCl में वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, यार वैलेंसी फैक्टर 1, तो जो मोलर कंडक्टिविटी वही इक्विवेलेंट। अब AlCl3 है, AlCl3 है तो Al प्लस और 3Cl माइनस, वैलेंसी फैक्टर 3, या तो 3 प्लस लीजिए या 3 माइनस लीजिए। तो यहां पर यदि इसके लिए देखें तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू 3, वैलेंसी फैक्टर क्योंकि 3 है, कोई भी ऐसा दे देगा तो वैलेंसी फैक्टर हमें निकालने आता है, जो हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं। तो वैलेंसी फैक्टर से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी
यदि मुझे मोलर कंडक्टिविटी मालूम है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंसी फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों में रिलेशन भी आप ला सकते हैं। दोनों का डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा वैल्यू, क्यों? क्योंकि दोनों में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे। एनसीईआरटी का एक सवाल है, ये बना हुआ सवाल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये सवाल से आप कुछ समझते हैं। देखिए क्या कहता है सवाल। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। जब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है तो रेजिस्टेंस 100 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, सेल नहीं चेंज हो रहा, वही है, व्हेन फिल्ड विथ, जब कॉन्सेंट्रेशन इतना किया तो उसका रेजिस्टेंस इतना हो गया 520 ओम। फुल स्टॉप। कैलकुलेट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब के, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। इतना सॉल्यूशन के लिए आपको कंडक्टिविटी लाना और मोलर कंडक्टिविटी। गिवन कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है। देखिए गिवन है, इस तरह के सवाल बच्चे लोग क्लास में पूछते हैं, इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। गिवन फॉर 0.1 m बोलो या मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन बोलो, इसके लिए दिया हुआ है K का वैल्यू, मैं फिर से लिख रहा हूं, दिया हुआ 1.29। यूनिट पर जो ध्यान देंगे मीटर इनवर्स, ये एक K का यूनिट पे मोलरिटी के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की यूनिट को ध्यान रखें। तो हम लोग को ये दिया हुआ है, तो हम लोग सेल कांस्टेंट निकालेंगे। K = 1/r L/A, जिसको G स्टार से करते हैं। तो L/A यदि हम लोग निकालें तो K × R, K कितना दे रखा है 1.29, R कितना दिया हुआ है 100। ये देखो जो आ जाएगा हमारा यहाँ पर सेल कांस्टेंट, तो ध्यान रखना है कितना में आ जाएगा 129 मीटर इनवर्स में आ जाएगा। 129 मीटर इनवर्स में आ गया सेल कांस्टेंट का वैल्यू। अब मीटर इनवर्स है मतलब इसको एकदम आराम से समझिए, 129 मीटर, इसको सेंटीमीटर में लाना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में मिला देंगे, फिर एकदम 100 से हम भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा हमारा। L/A का वैल्यू हमारा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको देखना है कि किस यूनिट में आप वैल्यू रख रहे हैं, यूनिट एकदम चेक करते रहना है आपको। ये तो दे निकल गया हमारा सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करेगा नहीं, सेल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा क्योंकि सेम सेल है। सेल को चेंज करता तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज करेगा नहीं। अब आपको देखिए क्या लाना है यूनिट में, तो एनसीईआरटी में सब यूनिट में लाना है। आपको लाना है K लाना है, तो K 1/R L/A, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना है, तो कॉन्सेंट्रेशन अब आपको लेना है 0.02 मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन लेना है क्योंकि इस पर निकालना है। अब देखिए लीटर में, तो इसको चेंज करिए, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो लीटर को यदि मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1/1000 मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब में चेंज करें, क्योंकि इसका वैल्यू मीटर में आ चुका है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.02 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 आ जाएगा और ये कैंसिल, तो ये हमारा जो K का यूनिट है, K कॉन्सेंट्रेशन आ गया 20 मोल मीटर क्यूब, इसमें आ गया। देखिए ये सब यूनिट ध्यान रखना आपको, कॉन्सेंट्रेशन आ गया मीटर क्यूब में, कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो K ये फॉर्मूला से, अब चलिए
K इक्वल्स टू 1/r L/A, तो K इक्वल्स टू 1/r 520 और L/A का वैल्यू कितना ला है? L/A का वैल्यू है 120। अब ये जो आ जाएगा, ये जो गुना भाग करके आ जाएगा वो आएगा साइन मीटर इनवर्स, और K इक्वल्स टू 1.29/520, ये जो आएगा बच्चे वो आएगा साइन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको यूनिट को बराबर ध्यान रखना है इसमें कि किस में जा रहा है, साइन मीटर इनवर्स में जा रहा है कि साइन सेंटीमीटर में। गुना भाग करके ले आएंगे। ये जो कंसंट्रेशन इधर ऐसे किए हैं इसलिए निकालें क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखना हमें कि किस में आंसर रखा हुआ है, वो किसी भी यूनिट में देगा। या तो आप यहीं पर चेंज कर लीजिए या कन्वर्जन फैक्टर से आप चेंज कीजिए इसको। तो देखिएगा मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1/cm, C मतलब कंसंट्रेशन। तो यदि ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये वाला यूनिट रखिए, मतलब K का वैल्यू कितना हो जाएगा 129/520। कंसंट्रेशन कितना निकाला ये अब इंटू 20 ये। लेकिन ध्यान रखिएगा जो ये जो गुना भाग करके आएगा यूनिट को ध्यान रखना है, साइन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपके पास दो तरीका है, एक तो ये कि 1 साइन मीटर मोल इनवर्स इक्वल्स टू 10⁴ साइन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इससे कन्वर्ट कर दीजिए, या आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए K इंटू 1000/3। तो इसमें क्या करिएगा, K का वैल्यू कितना रखिएगा, ये रखिएगा 1.29/520, और इसके वैल्यू को इसी में रख देंगे, ml में ही रख देंगे 0.02, इसी में आ जाएगा। तो ये भी रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखना है कि कौन सा यूनिट दे रखा है, कहाँ पर किस यूनिट में करना है। ये कन्वर्जन फैक्टर भी है, इससे भी आप चेंज कर लीजिए। साइन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में निकाल के उसको कन्वर्जन फैक्टर से चेंज कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 10⁻⁴ कहीं आएगा तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपको देखना है कि किस यूनिट में। तो ये सवाल बनाने का मतलब यही था कि यूनिट पर ध्यान रखना है। ये सवाल बना हुआ एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल है, लेकिन बच्चे बैच में पूछ लेते हैं, इसीलिए मैं ये कर दिया हूँ क्योंकि ये सवाल में यूनिट का है। K का यूनिट किस में रखना है, तो जो यूनिट K का रखिएगा वही यूनिट आ जाएगा आपका इसका। कॉन्सेंट्रेशन का भी यूनिट चेंज करना पड़ेगा, मोल पर लीटर तो रखिएगा नहीं, मोल पर लीटर नहीं रखना है आपको। जब भी रखना है तो मोल मीटर क्यूब में रखना है। और ऐसे यदि आप छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला आप यूज करिए, आ जाएगा आपका वैल्यू। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी में यहाँ पर लिख लेंगे, अपॉन डाइल्यूशन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अपॉन डाइल्यूशन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, एनसीईआरटी में मोलर का बात कर रहा है इसीलिए हम भी मोलर का ही बोल रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आर्हेनियस थ्योरी यूज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डी-वाई-हक्केल थ्योरी यूज होता है। ये फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट, ए इज इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कीजिएगा तो Na + Cl- मतलब कॉन्सेंट्रेशन NaCl का 0 हो जाएगा।
NaCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कीजिएगा तो पूरा का पूरा NaCl Na+ और Cl- में चला जाएगा। NaCl का वैल्यू 0। मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो अपॉन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर उसका वैल्यू बढ़ता है दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और स्ट्रॉन्ग के लिए भी। फॉर्मूला जो भी आप लिखे थे मोलर कंडक्टिविटी का K × V, यदि V बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। अब यहां पर देखिए इस V को बढ़ाओगे तो इस K घटेगा, क्योंकि डाइल्यूशन पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है, तो V को बढ़ाने से K घटता है, लेकिन इतना कम घटता है ना तो निग्लिजिबल रहता है। V को बढ़ाएंगे तो K घटेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी घटेगा, लेकिन इतना कम घटता है कि ऑलमोस्ट ये निग्लिजिबल होता है इसके तुलना में, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये बहुत कम घटता है। तो ये दोनों का कलेक्टिवली प्रोडक्ट पॉजिटिव ही मिलता है, मतलब बढ़ा ही हुआ ही, तो ये बढ़ता है। तो V डायरेक्टली है। उसी तरह आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी यही बोलेंगे K × V। यहाँ भी V को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बढ़ेगा आपका। तो डाइल्यूशन पे, डाइल्यूट करने पे मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ता है। मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ता है दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में अलग अलग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट कुछ और है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट कुछ और है, जो अभी हम बताते हैं आपको। लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ेगा दोनों का, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या था, कंडक्टिविटी घट रहा था। कब? जब आप डाइल्यूट कर रहे थे। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटता है, जबकि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। For weak electrolytes, upon dilution, molar conductivity increases due to greater number of ions produced या furnished। ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयंस देता है। जैसे समझिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये एस्टिक एसिड, कोई भी वीक ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इक्विलिब्रियम फेस करेगा, जानते हैं इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं 5 से 7% टूटा रहता है, आयंस में टूटा। तो जब टाइम 0 है तो 1 मोल 0 0 इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है। कुछ समय के बाद टाइम t के बाद 1 माइनस अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ये 1 मोल है तो 1 मोल घटा है, 1 मोल है तो 1 मोल बना है, 1 मोल है तो 1 मोल बना है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स है। अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोल में यदि वॉल्यूम से भाग दे देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब केसी लिखते हैं तो केसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बी से बी कैंसिल, तो Kc इक्वल्स टू हो गया अल्फा स्क्वायर V1 माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ V को बढ़ा रहे हैं, V को बढ़ा रहे हैं मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं। V को बढ़ाइएगा तो आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे ली चैटर प्रिंसिपल। ली चैटर प्रिंसिपल में कहता है यदि नीचे का कोई चीज बढ़ता है तो ऊपर फॉरवर्ड की ओर प्रोडक्ट जाता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वॉल्यूम प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन से बदलता नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से बदलता है अकॉर्डिंग टू वॉन टॉप इक्वेशन जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, और सेम इक्वेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम में जिसको वॉन टॉप इक्वेशन कहते हैं। दोनों में अंतर है, आर्हेनियस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी होता है, वॉन टॉप इक्वेशन में चेंज इन एंथैल्पी होता है, सिर्फ यही फर्क। तो ये तो बदलेगा तो जब टेम्परेचर बदलेंगे। Kc Kp कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब बदलेगा जब टेम्परेचर, तो ये तो बदलेगा नहीं, इसको ढक दीजिए।
बढ़ा किसको रहे, इसको V को, V बढ़ाने का मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कीजिएगा तो इक्विलिब्रियम किधर की ओर जाएगा, फॉरवर्ड की ओर, ऊपर की ओर। नीचे वाला V बढ़ेगा डाइल्यूशन का तो फॉरवर्ड जाने के बाद अल्फा बढ़ा, तो अल्फा का वैल्यू बढ़ा तो फ्री आयंस बढ़ा, अल्फा बढ़ेगा तो ये फ्री आयंस बढ़ा, फ्री आयंस बढ़ा तो कंडक्शन बढ़ा। कंडक्शन में कौन भाग लेता है, फ्री आयंस। तो देखिए नंबर ऑफ ग्रेटर आयंस प्रोड्यूस किया। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो 100% टूटा नहीं रहता है, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन कीजिएगा एसिटिक एसिड एसीटेटाइन और H+ में जाएगा डाइल्यूशन पे, क्योंकि अल्फा बढ़ेगा मतलब फ्री आयंस का संख्या बढ़ेगा, फ्री आयंस का संख्या बढ़ेगा मतलब कंडक्शन प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो अपॉन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक में क्या कंडीशन लेना है, ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होता है। कैसे ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुआ, तो जैसे जैसे V को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड की ओर, फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा मतलब अल्फा बढ़ेगा मतलब फ्री आयंस का संख्या बढ़ेगा। ये सब चीज देखिए एनसीईआरटी बार बार पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी बार बार पढ़ना चाहिए, तब आके ये सब में कॉन्सेप्ट भी है और न्यूमेरिकल भी, मतलब थ्योरेटिकल भी न्यूमेरिकल दोनों सवाल आता है। तो बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एनसीईआरटी जितना पढ़िएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा। जोड़ पढ़ना चाहिए बच्चे। For strong electrolyte, upon dilution, molar conductivity increases due to decrease in inter-ionic interaction। दोनों में ध्यान रखिएगा, या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इंटर-आयनिक इंटरेक्शन बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए NaCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा 100% टूटा रहता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयंस में टूटा ही रहता है, इसी तरह रहता है। लेकिन अब ये कंडक्शन नहीं देगा, जब डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्शन देगा, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जैसे ही आप डाइल्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, Q1 Q2 अपॉन R²। K को यदि लिखे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू वाटर के लिए लेते हैं 81 होता है, तो 81 उतना टाइम्स फोर्स घटेगा। तो जैसे इसको डाइल्यूट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर-आयनिक इंटरेक्शन घटता है। ये फ्री आयंस हुआ, तो फ्री आयंस। इसमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा से ज्यादा आयंस देगा, ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस कहां फर्निश करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएटेड होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में करना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, या मैं मोलर सिर्फ लिख दिया हूं, इक्विवेलेंट भी होगा। मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर-आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वीक में बोलना है ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस। As we know, strong electrolyte is completely 100% dissociated. So upon dilution, molar conductivity increases not due to greater number of ions, but due to decrease in inter-ionic force of attraction for strong electrolyte. आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl ले लीजिए, तो KCl क्या है कि इस तरह से, अब ये कंडक्शन प्रॉपर्टी देगा क्योंकि ये फ्री आयंस है, तो फ्री आयंस आपको कंडक्शन प्रॉपर्टी देता है। फ्री आयंस क्यों, क्योंकि इंटर-आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आयंस देगा नहीं, ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस देता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोलना चाहिए, डिक्रीज इन इंटर-आयनिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट अलग होता है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन बढ़ता दोनों का अपॉन डाइल्यूशन। अब देखिए एक डायग्राम फिगर है, इधर लिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन √C, या इसी को ऐसे लिखा जाएगा C½ और इधर लिया जाता है कंडक्टिविटी, में मोलर कंडक्टिविटी ही लेके चल रहा हूँ C। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब इस तरह दिखलाया जाएगा, आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा देखिएगा एकदम ऑलमोस्ट ऐसे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसको भी समझिए, C = 1/V, N मोल लिए हैं, यदि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये, तो इस एक्सेस पर इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हम यदि इधर की ओर आ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है।
तो इधर जैसे जैसे आगे कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, ग्रेजुअली बढ़ता है, धीरे धीरे ऐसे आया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला देखिएगा स्टीप राइज कर जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ले लीजिए, एसिटिक एसिड ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, ये भी ऐसे देखिए बढ़ते जा रहे हैं ये। तो दोनों को यहाँ पर तीन बातें देखिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ा, अचानक स्टीप राइज हो गया, मतलब तीखा उछाल कर दिया। क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री आयंस का संख्या ज्यादा हो गया होगा, इसीलिए स्टीप राइज कर गया। जबकि स्ट्रॉन्ग वाला क्या, ग्रेजुअली धीरे धीरे जा रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे जाके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टच कर देता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू। जबकि वीक वाला कभी भी टच नहीं करता है ये मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू पर। दूसरा एक सवाल इस पर बच्चे पूछते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि फिगर में तो ऐसे ही दिखला रहा है। तो ये ज्यादा है, ये नहीं ज्यादा होता है, ऐसे ऊपर दिखलाने का मतलब ज्यादा नहीं होता, वो दिखला रहा है कि इनफाइनाइट को टच करता है, ये ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसका 100% आयंस में टूटा हुआ है, अब वीक वाला आयंस में टूटा नहीं रहता है, और जो जितना ज्यादा फ्री आयंस देगा कंडक्टिविटी उसका उतना ज्यादा। कंडक्शन में भाग कौन ले रहा है, आयन की फ्री आयंस, फ्री आयंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ में ऐसे दिख रहा है मैक्सिमम, इसको बोलते हैं मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, इसको टच करता है, लेकिन वीक वाला इसको टच नहीं करता है। तो ज्यादा इसी का होता है, क्योंकि 100%। तो इस तरह आप आ रहे हैं तो वॉल्यूम घटते जा रहा है, इधर जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो इधर आ रहे हैं वॉल्यूम घटते जा रहा है लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ते जा रहा है। तो ये दिखला रहा है कि धीरे धीरे। ऐसा क्यों धीरे धीरे दिखला रहा है, क्योंकि तो 100% टूटा हुआ है। अब जैसे जैसे डाइल्यूट कर रहे हैं एक दूसरे से वो फ्री होते जा रहा है, आयंस एक दूसरे से अलग होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, तो ये अपना केटायन अलग कंडक्शन देगा, अनायन अलग देगा, दोनों को जोड़ के कंडक्टिविटी इस तरह बढ़ रहा है। तो एक ही ग्राफ में दिखलाने का मतलब है तुलना करना, रिलेट करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज्यादा कौन कम। तो वीक वाले का कम होता है, स्ट्रॉन्ग वाले का ज्यादा। स्ट्रॉन्ग वाला मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू अटेन करता है, वीक वाला मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू अटेन नहीं करता है। तो दो बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कंडक्टिंग मोलर कंडक्शन कौन देता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, क्योंकि वो आयंस में 100% टूटा रहता है। एक ही ग्राफ में दिखलाने का मतलब क्या हुआ, तुलना कर दिए, कंपैरिजन कर दिए। मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को कौन अटेन करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, इसीलिए वो ऐसे जाके टच करता है। वीक वाला कभी स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को टच नहीं करता है। फिर देखिए इक्वेशन जो भी लिखे थे ऐसे, एनसीईआरटी में नॉट लिए रहता है यहाँ पे ऐसे a√c, इसको एनसीईआरटी यदि देखोगे तो ऐसे लिखा रहेगा, नॉट यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूँ, a दोनों चीज ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए। सी ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन। ए को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट, हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट का सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब NaCl का कॉन्सेंट्रेशन, NaCl का, Na प्लस और Cl माइनस का नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, फ्री आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट ये है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कह रहे थे ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इस तरह से होता है, y ये c प्लस mx, तो ये आपका स्लोप देगा, ये इंटरसेप्ट देगा, इस तरह से। एनसीईआरटी में इस पर सवाल बनाया हुआ है, उस सवाल को देखना चाहिए, समझना चाहिए। इधर √c ले लेते हैं, इधर देखिए ये मोलर कंडक्टिविटी एक पार्टिकुलर कांस्टेंट, स्लोप क्या देगा, निगेटिव स्लोप है, माइनस ये स्लोप है हमारा, और ये इंटरसेप्ट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन। ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू अटेन करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये इक्वेशन एप्लीकेबल है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, नेगेटिव स्लोप दे रहा है, इंटरसेप्ट ये है, और इधर मोलर कंडक्टिविटी, इंटरसेप्ट ये है, इस पर, इस एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन दिखला रहे हैं। इस पर सवाल है बना हुआ,
उस सवाल को स्टडी, उस सवाल का बनाना देखना चाहिए, सबका वैल्यू दिया हुआ है, बना दिया है, उससे रिलेटेड आप सवाल ट्राई करना चाहिए। ये ग्राफ दिखला रहा है कि अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ग्रेजुअली बढ़ता है, क्योंकि ये सब स्टॉक ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट, हर एक इलेक्ट्रोलाइट का अलग वैल्यू होगा। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सभी का सभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आइंस में कन्वर्ट हो जाता है जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हुआ या कंडक्टिविटी क्या हुआ, डिक्रीज किया अपॉन डाइल्यूशन। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे बढ़ता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बोलिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बोलिएगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देता है, फ्री आयंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोलेगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन घटता है डाइल्यूशन पे। फिर एक ही ग्राफ में दोनों को क्यों दिखलाएं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कंपैरिजन करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा ज्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा रहता है। इस बात पर ध्यान रखना है कि उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि फ्री आयंस का संख्या ज्यादा दी है। At infinite dilution, concentration 0, तो concentration जब 0 A इंटू 0, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखिएगा ये दोनों का वैल्यू एक ही हो जाता है, जिसको आप ग्राफ में दिखलाएं मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी था ना ग्राफ में ऐसे मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को टच कर रहा था, यहाँ पे इसी एक्सिस पर ये ले रहे थे। फिर एक और चीज है अल्फा। अल्फा का वैल्यू होता है जो आपको लाना है सवाल समय होता है, नॉट 100 इधर लिखा है। मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू 100। अल्फा को यहाँ वो पढ़ेंगे परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये आता है। अब यहीं पे एक इक्वेशन मैं अभी लाया था, उसको मैं थोड़ा यहीं पर लिख रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर V1 माइनस अल्फा C इक्वल्स टू 1 अपॉन V, क्योंकि n का वैल्यू 1 है। इस V को यदि C से चेंज करेंगे तो C ऊपर चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा। इस V को C से चेंज कर दिया, KC इसका वैल्यू रख रहे हैं पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 माइनस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन आया था ना, इंफिनिटी। अब इससे यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके फिर इसका इक्वेशन ऑब्जेक्टिव में आता है, बाबू ध्यान रखना है। तो KC इक्वल्स टू हो गया, यदि इस पर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा इंफिनिटी, इसका स्क्वायर है इंटू C है, और ये आ जाएगा माइनस अपॉन, तो ये कैंसिल, KC इक्वल्स टू आ गया, इसको एक नीचे ला रहे हैं, ये इसका स्क्वायर इंटू C अपॉन यही से ला रहे हैं, इसको नीचे कर दिए। तो ये इक्वेशन भी ऑब्जेक्टिव में ठीक करने के लिए स्क्वायर है, इसका ठीक करने के लिए आता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है।
सारा चीज मोलर कंडक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला जो है ये ऑब्जेक्टिव में दे देता है। तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सब पे ध्यान रखिए। वॉल्यूम से कौन बढ़ता है कौन घटता है, दोनों का मोलर कंडक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये सब बात अच्छे से पढ़िए, इस पर सवाल बनाइए, सवाल सब इसमें आगे कोहलस लॉ है, तो ये सब भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। इतना ही, थैंक यू वेरी मच।